लोगों के ये नॉलेज में। बेटा मुझे ज़रा रिमाइंड करा दिया करें रिकॉर्डिंग के बारे में प्लीज़। ओके, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा आज कुछ अनाउंसमेंट्स मैंने पोस्ट की हैं, आपने देखी होंगी। नंबर वन बेटा, उसमें जो आपके रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आई थिंक अगर आपने नहीं देखी हैं तो आज के लेक्चर के बाद आप ज़रूर एक दफ़ा उनको ज़रा स्टडी कीजिए। पहली अनाउंसमेंट बेटा ये है कि मैंने अब तक के जितने भी आने वाली अगली असेसमेंट्स हैं उसका पूरा एक स्केजुअल भी अपलोड कर दिया, और मैंने बेटा उसमें ये भी बता दिया है कि आपका ये कोर्स जो है ये इसकी ग्रेडिंग हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमने दो असाइनमेंट लिए हैं, तीसरी असाइनमेंट नहीं देंगे आपको। और लेकिन तीन क्विज हुए हैं, अभी तीन क्विज आपके और होने हैं, और वो अगले तीन लेक्चर्स में होंगे। उनके टॉपिक्स उनकी डेट्स बेटा मैंने अनाउंस कर दी हैं। एंड सेकंड बेटा, जो अनाउंसमेंट जो शायद सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि आपको एक अदद प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया गया है। वो डॉक्यूमेंट ज़रा काइंडली रीड कर लीजिएगा। आप में से बेटा जो प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बनाना चाहे मोर देन वेलकम, लेकिन वो अगर आप ग्रुप की सूरत में बनाना चाहें तो अप टू 4 स्टूडेंट्स, उसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में प्लीज़ आप देख लीजिएगा, 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। मैंने उसमें कोशिश की है तमाम गाइडलाइंस देने की। आपने बेसिकली करना ये है कि आपने 3 से 4 पेपर जो हैं वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा एरियाज दिए हुए हैं उस डॉक्यूमेंट में, देखिएगा मेरे ख्याल में कोई कम से कम 20-25 के करीब डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन आप अपना भी कोई टॉपिक आपका जो जो समझते हैं, जो एनएलपी में आप जिससे इंटरेस्टेड हैं जिसमें, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। तो आपने बेटा सबसे पहले जो है वो नेक्स्ट आई थिंक संडे जो आएगा, नेक्स्ट संडे, उस तक आपने अपना प्रपोजल जमा करवाना है। और आई थिंक उसकी जो डेडलाइन है पेपर की जो पब्लिश करने की वो है March 13। तो टेक्निकली स्पीकिंग पूरे 4 हफ्ते हैं आपके पास। तो और उसकी जो वेटेज है दैट इज एक्चुअली सीरियस, क्योंकि वो 50% वेटेज है आपकी इस कोर्स की। सो अगर आपने एक अच्छा ग्रेड लेना है इस कोर्स में तो इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो वो प्रोजेक्ट के लिए काम करें, जो पेपर बनाएं, जो बेसिकली एक रिपोर्ट होगी आपकी, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। उसको ग्रेड करने के लिए बेटा मैंने उसमें गाइडलाइंस दे दी हैं, हम उसे टर्निटिन से चेक करेंगे। और आपके पास 25% की लिवरेज मैंने दे दी आपको, यानी अगर 25% तक कोई मटेरियल अगर उसमें से निकलता है कि जो रीयूज हुआ है, कॉपी पेस्टेड है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन उसके ऊपर फिर पेनल्टीज होंगी, और वो मैंने बेटा उस डॉक्यूमेंट में भी मेंशन कर दी हैं। तो अगर 50% और उससे ऊपर किसी की वो निकल आई तो अनफॉर्चुनेटली उसको कोई ग्रेड नहीं दिया जाएगा, ही विल गेट 0 मार्क्स इन दैट। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने काम को जो है कोशिश करें खुद करने की। एंड के मुझसे अगर आपने मिलना हो, यस यू माइट नीड टू मीट मी, क्योंकि आपने कोई डिस्कशन करनी है प्रोजेक्ट के बारे में या कोई और चीज़ के बारे में बेटा, तो गुड न्यूज़ समझ लें या बैड न्यूज़ मेरे लिए समझ लें, वो ये है कि मैं अब इंशाल्लाह मंडे से जो फर्स्ट 4 डेज हैं, मंडे टू थर्सडे, मैं अवेलेबल हूँगा जी ऑफिस में, और कैंपस में जी ऑफिस में। और मेरा जो ऑफिस है बेटा वो है आई थिंक वो EE05 है रूम, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, वो EE जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी बैठती है बेटा, वहीं पे मेरा ऑफिस है। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिस्कशन करनी है, यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, प्लस ये जो आज हम कंटेंट कवर कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था बेटा, इसकी मैंने स्लाइड्स और रेलिवेंट मटेरियल भी अपलोड कर दी है जी। जी बेटा ये था मेरी तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हैं, मैंने एक दफ़ा उनको आपको ब्रीफ कर दिए। तो जी बेटा एनी क्वेश्चंस कोई प्रीवियस लेक्चर में से, या अगर आप में से किसी ने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन? एक काम और आप ये कर सकते हैं बेटा कि जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट जहाँ पर शेयर हुआ है ना, जो गूगल क्लासरूम में, उसके अंदर ही आप अपना क्वेरी अगर है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप उसी थ्रेड में आप पोस्ट कर दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ये भी पॉसिबल है। यहाँ व्हाट्सएप का तो आपके पास एक्सेस है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। यस सर, ठीक है। जी ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट बेटा कंपलसरी है। कुछ लोगों ने हेजिटेशन शुरू में बताई थी कि जी वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपने एक चीज़ नोट करनी है इस प्रोजेक्ट में। असल में जो प्रोजेक्ट है आपका वो दोनों चीज़ों के ऊपर बेस करता है, यानी आपने उसमें रिसर्च भी करनी है, प्लस आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है उस काम की जो आप बेसिकली जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे। तो
जो डॉक्यूमेंट है उसमें बेटा लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजमी जो पार्ट होना चाहिए। और आपने जो प्रपोजल सबमिट करवाना है उसमें आपने ज़्यादातर अपनी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपने आइडिया देना है। ओके, सो आप टीम्स बना लीजिए। अगर टीम टीम में काम करना है तो टीम्स आप बना लीजिए। इंडिविजुअल काम करना है, वेल एंड गुड। तो जब आप प्रपोजल बेटा जमा करवाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन में ही उसको रिप्लाई कर दूं आपको। और अगर किसी का टॉपिक ओवरलैप करते हुए तो हम वहीं से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मे बी चेंज कर लें टॉपिक। ये कितना ओवरलैप होता है वो भी हम देख लेंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? सर ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से मतलब क्या क्या चीज को अगर हम कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम करेंगे या कुछ और होगा उसमें? बेटा इम्प्लीमेंटेशन तो जाहिर है प्रोग्रामिंग ही होती है। मेरा नहीं ख्याल कुछ और होता है। ठीक है ना? जी सर। जी, तो अगर आप कोई चीज़ उसमें से इंटरेस्टेड हैं जिसमें, और लेट्स से आप कहते हैं जी हम ये चेंज करके ये करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी ले जी वो जो चेंज है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएं आप। उसका पूरा कोड, उसकी पूरी वर्किंग। और जाहिर है वो जो फाइनल रिपोर्ट आपने जमा करवानी है उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस कर रहा होगा। ठीक है? तो अभी आपके पास ये 4 हफ्ते हैं। और मेरा बेटा आपको मशवरा ये होगा कि आप आज ही से काम करना शुरू कर दें, बिकॉज कि ये मत समझिएगा कि अगले संडे तक आपने सिर्फ प्रपोजल ही जमा करवाना है। अगले संडे तक कोशिश करें कि आप अपने पेपर्स जो हैं जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो सिलेक्ट कर लें। और उनको आप पढ़ना शुरू कर दें। ओके, कोशिश ये भी करनी है आपने कि पिछले, लेट्स से अगर आज 2021 है तो चलें आज हम ये कर लेते हैं कि 2020 कर लेते हैं, बिकॉज वी आर स्टिल अर्ली इन 2021। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि 18 से पहले पेपर ना यूज करें। यानी आप कोशिश करें कि 2018, 2019 और 2020, तो यहाँ पे 2021 में अगर कोई पब्लिकेशन आपकी वो उसमें आई है तो कोशिश कीजिएगा ये 3 साल के जो पेपर्स हैं यही आपने देखने हैं। और कहाँ से देखने हैं बेटा, वो डॉक्यूमेंट में मैंने यूआरएल भी दे दिया हुआ है ACL वेब का, जो कि बेसिकली NLP के अंदर जो है वो सबसे बड़ा समझ लीजिए रिसोर्स है, जहाँ पर दुनिया जहाँ के सारे लेटेस्ट रिसर्च जो है जो पब्लिश होती है वो वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। सो आपने प्लीज़ ACL वेब पे सर्च करनी है चीज़ें। और पहले आप टॉपिक डिसाइड कर लें, फिर आप वहीं से सर्च कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा 18 से पहले पेपर ना यूज़ करें। ठीक है? और जाहिर है जिन पेपर्स पे यस बेटा सर। आपने रीडिंग करनी है या डाउनलोड करना है आपको अपने प्रपोजल में वो एज ए रेफरेंसेस बताने होंगे। ठीक है? तो आपको बताना होगा जी हमने ये पेपर्स डाउनलोड किए हैं या ये पेपर्स हैं जिनको हमने स्टडी किया है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये मैं आपको बता दूं बेटा। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें बेसिक कोशिश ये होगी कि आपको ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं आइडिया दिया जाए कि बेसिक रिसर्च किसको कहते हैं, चीज़ों को पढ़ा कैसे जाता है, चीज़ों को समझा कैसे जाता है। आपने नई चीज़ तो जाहिर है उसमें से प्रपोज नहीं करनी है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इस पेपर्स को पढ़ें और उसके अंदर से कोई नई चीज़ इजाद करें जो अभी तक किसी ने की नहीं हुई है। दैट इज PhD लेवल वर्क बेटा, वो नहीं कहा जा रहा। आपको ये कहा जा रहा है कि लेट्स से उसमें आप टॉपिक्स देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। उसमें लिखा हुआ है जी आप स्टडी करें, कंपेयर करें चीज़ों को। लेट्स से एक ही चीज़ है, जैसे मेरा एरिया है क्वेश्चन आंसरिंग, तो मैंने उसमें डाला हुआ है कि आप डिफरेंट क्वेश्चन आंसरिंग के जो इस वक्त सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं NLP में उनको आप डिस्क्राइब करें, उनको आप कंपेयर करें और उनको आप एनालिसिस करके एक अदद उनके बारे में जो है वो आप रिपोर्ट करें। मतलब इस तरह की चीज़ें उसमें आपसे करने के लिए अच्छा। कहेगी। अच्छा, काइंड ऑफ एक सर्वे पेपर। सर्वे भी बेटा लिखना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सर्वे में आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। तो यूं समझिएगा कि इट्स ए शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वर्जन, वेरी ब्रीफ वर्जन ऑफ ए सर्वे पेपर। ठीक है? ठीक हो गया। और सर इसमें लिमिट ऑफ पेपर्स मतलब कि मिनिमम एटलीस्ट इतने डिस्कस करने जरूरी हैं? वो लिखा हुआ है बेटा, मेरे ख्याल में मैंने उसमें शायद लिख डॉक्यूमेंट पढ़िएगा 2 से 3 का कहा हुआ है आपको। जी ठीक है सर। ठीक है? और जो उसमें नंबर ऑफ पेजेस, बल्कि मैं ये करूंगा कि जो टेम्पलेट होगा ना जिसमें आपने पेपर लिखना है अपना, वो IEEE का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बेटा मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप। सर अगर उसका लेटेक्स
वर्जन है तो वो भी भेज दीजिएगा। जी मैं लेटेक वर्जन भी भेज दूंगा, और मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट भी, जैसे आप प्रपोजल करें देंगे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो मैं कोशिश करूंगा मैं कल परसों तक की वो जो दो चीज़ें हैं, वो लेटेक वर्जन एंड द वर्ड वर्जन वर्जन दोनों, वो मैं आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, क्लासरूम पे रख ठीक देंगे है, इंशाल्लाह, थैंक यू। और सर थैंक ताकि यू। आप नया वो डॉक्यूमेंट ना बनाएं, किसी की डॉक्यूमेंट में कोई वो फॉर्मेटिंग के इश्यूज होते हैं, किसी के कोई होते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड दे देंगे टेम्पलेट, आपने जस्ट उसमें टाइपिंग करनी है। ठीक है जी। यस सर। वैसे वैसे मैं बड़ा, जिसे कहते हैं ना, इसमें मुझे बड़ी आपकी तरफ से इंतज़ार होगा कि आप किस तरह की एफर्ट करते हैं। रिमेंबर ये 50% वेटेज है आपके कोर्स की। सो अगर आप में से वो लोग हैं जो ए ग्रेड को जो हैं जिनके टारगेट में हैं, तो याद रखिएगा ए ग्रेड लेना सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे होगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट में एफर्ट नहीं करेंगे, और ये मैं आपको बात बता दूं, यू विल बी पनिश फॉर दैट, सीधी बात है। तो ये मैं आपको बेटा पहले बता दूं, तो आपने बहुत एफर्ट करनी है जी इसमें। 4 हफ्ते मेरे ख्याल में, अगर आप टीम बेस काम करते हैं तो डिवाइड कर दें काम को, 3 पेपर भी अगर आप 4 बंदे पढ़ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, तो मेरे ख्याल में गेम ऑन हो जाएगी। और मैं आपकी बेटा हेल्प के लिए हर वक्त अवेलेबल होऊंगा इंशाल्लाह। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ऑफिस में आगे आ जाएं। ठीक है, तो जहां पर आप समझते हैं कि कंफ्यूजन है, कोई डिस्कस करने वाली बात है, नंबर बेटा मेरा होगा आपके पास, जाहिर है वो व्हाट्सएप में मेरा नंबर एडेड है। आप अगर चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके। यस सर। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी कॉल अटेंडिंग हुई है या मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है, तो याद रखिएगा बेटा ऑफिस आवर्स में हो सकता है मेरी क्लास से हो सकता है मेरी कोई मीटिंग हो, लेकिन ये नहीं होगा कि इंशाल्लाह मैं इग्नोर कर दूंगा आपकी कॉल को या मैसेज को। ठीक है, तो आपने प्लीज़ पेशेंट रहना है। ठीक है, चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, बात शुरू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। और हम नाइव बेस बेटा जो है वो हमने आई थिंक ओपन किया था ये सेक्शन, और थोड़ी सी बेसिक्स हमने देखी थी कि नाइव बेस मॉडल जो है वो यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन आई थिंक उसकी डिटेल्स अभी रहती हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज हम पहले नाइव बेस को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम सेंटिमेंट एनालिसिस का एक एप्लीकेशन समझ लीजिए जिसके ऊपर नाइव बेस बड़े खूबसूरत तरीके से अप्लाई होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखें ना, एक प्रोजेक्ट का आइडिया ये है, फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक सिखाया जा रहा है, अभी नोट कीजिएगा, क्या नाइव बेस, और उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन आपको बताई जा रही है, क्या सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग नाइव बेस, एक मिसाल है। अब आप पेपर इस पे भी कर सकते हैं कि आपने सेंटिमेंट एनालिसिस ही करना है, मगर आप ये देखें कि कोई और अप्रोचेस नाइव बेस के अलावा कोई और जो है टेक्निक्स, जिसमें न्यूरल नेटवर्क टेक्निक्स भी हो सकती हैं, कोई और मॉडल जो भी आप समझते हैं, तो आप एक दो टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करें, और उसको उनको एक तरीके से पाइथन में इम्प्लीमेंट कर दें, एंड देन राइट योर रिपोर्ट अराउंड दैट, दैट वुड बी गुड गुड इनफ एफर्ट। जी बेटा मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? और जी बाय द सर। वे इस कोर्स में हमने शुरू से ही तकरीबन जो टॉपिक्स देखे हैं सारे अप्लाइड नेचर के थे। तो आप लैंग्वेज मॉडलिंग में से कोई चीज़ उठा सकते हैं, आप वेक्टर स्पेस मॉडल में से चीज़ें उठा सकते हैं, मेरे ख्याल में आप यूएस टैगिंग में से चीज़ें उठा सकते हैं। देयर वर प्लेंटी ऑफ जिसे कहते हैं टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जो कि आपके इस प्रोजेक्ट का बेस बन सकते हैं। जी चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स बिगिन। कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा हम आगे शुरू करते हैं। जी हम नाइव बेस की बेटा बात कर रहे थे, तो फॉर्मलाइजिंग द नाइव बेस, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आई थिंक ये हम पहले बात कवर कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो चलें आज ज़रा दोबारा इसको देख लेते हैं। फॉर अ डॉक्यूमेंट डी एंड क्लास सी, मेरे ख्याल में बेटा मैंने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया था क्लास किसको कहते हैं, क्यों जी? यस सर, बता दिया। जी याद कीजिए, जब मशीन लर्निंग हमने वो जो थे मॉडल्स को स्टडी किया था, क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड और सेमाई, जिसे कहते हैं क्लासिफाइड, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड। तो ओके, तो डॉक्यूमेंट डी है अगर हमारे पास, और हम उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं किसी क्लास में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी जो होगा, यानी हम जाहिर है हमने क्लास को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, हम प्रेडिक्शन बेटा जो करेंगे वो हम क्लास की प्रेडिक्शन करेंगे, हम सी को फाइंड आउट करना चाहते हैं गिवन दैट कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है
उसको लेकर, उस डॉक्यूमेंट को देकर हम उसकी क्लास को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। बेटा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, और ज़ाहिर है ये नाइव बेस यूज होगा यहाँ पर, बेस रूल यूज होगा यहाँ पर। और अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी डी गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। आई थिंक ये चीज़ हमने अगर आपको याद हो तो आई थिंक लैंग्वेज मॉडल में, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो काफ़ी हमने डिस्कस की थी ये चीज़। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका, इसको कहते हैं बेस रूल। ठीक है, ये बेस रूल है कंडीशन प्रोबेबिलिटी की। जी बेटा कोई क्वेश्चन यहाँ पर? ओके, सो क्लासिफायर क्या होता है अगर आपको याद हो तो हमने एमएपी की भी बात की थी, किसी को याद है? सी सब मैप। तो बेसिकली अगर आपको याद हो ये मैप किसके लिए होता है, क्योंकि जी याद कीजिए मुझे बताइएगा। ओके, तो ये होगा आर्ग मैक्स ऑफ, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम मैक्सिमम जो है वो वैल्यू जो भी आ रही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी, वो पिक करेंगे। और जाहिर है ये हमने फॉर्मूला इनपुट करवा दिया है। और एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो ये जो सी मैप होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम, आगे ए पी क्या होता है जी, चले बताएं मुझे। ये आर्ग मैक्स होगा, जाहिर है ये वाला पोर्शन हम रिटेन कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर जो है वो हम उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसके बराबर हो जाएगा, सी मैप जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ओके, तो ये मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी विच इज द मोस्ट लाइकली क्लास। ओके, ये जो है दिस इज द बेस रूल, एंड वी कैन सिंपली ड्रॉप द डिनोमिनेटर। तो हमारे पास जो सी मैप है, याद रखिएगा मोस्ट लाइकली क्लास, और यही हम बेटा हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सी जो है उसकी क्लास क्या निकलेगी। और अगर हम डिनोमिनेटर को ड्रॉप कर दें तो वी विल गेट दिस आर्ग मैक्स। आर्ग मैक्स का याद रखिएगा मतलब होता है सी में से अगर मल्टीपल क्लासेस निकल रही हैं, गौर से देखिएगा, सी बिलोंग्स टू अ लार्ज सेट ऑफ क्लासेस जिसे कहते हैं कैपिटल सी। तो बेटा हमने उसमें से मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी हमने वो पिक करनी है। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर यूजिंग नाइव बेस्ड क्लासिफायर। जी बेटा एनी क्वेश्चंस? ओके, सो ये अगेन हम इसी पे हैं बेटा, और नोट कीजिएगा ये हमने अगेन बात की थी कि ये वाला पोर्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो दिस इज एक्चुअली ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू x2 इंटू अप टू x ऑफ n गिवन c। ओके, तो ये जो है डिफरेंट इवेंट्स हैं, x1 x2 x3, बेसिकली ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे गिवन द क्लास सी। बिकॉज के बेटा हम जब एनएलपी में आते हैं तो हमें दरअसल काउंटिंग पे जाना पड़ता है, चीज़ों को हम काउंट करते हैं। अगर आपको याद हो तो लैंग्वेज मॉडल्स में भी हमने तमाम प्रोबेबिलिटीज को सब्स्टिट्यूट किया था किसके साथ बेटा, काउंट्स के साथ, याद है? तो ये वही तरीका भी यहाँ पर भी बेटा हम अप्लाई करेंगे कि हम जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, वर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो बेटा टेक्स्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो फिर काउंटिंग से जो हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट डी इज रिप्रेजेंटेड एज इट्स फीचर्स, नोट कीजिएगा ये इसके सारे फीचर्स होंगे। ठीक है, ये इसके सारे फीचर्स हैं, यानी फीचर x1 जो है वो कोई ख़ास वर्ड हो सकता है, उसके ख़ास वर्ड के ख़ास नंबर ऑफ अकरेंसेस हो सकते हैं, मे बी उस डॉक्यूमेंट के अंदर वॉल्स कितने आते हैं ये भी हो सकता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ख़ास वर्ड कितनी दफ़ा आते हैं ये भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स इन दैट डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह से जी अगर हम देखना चाहें हाउ ऑफ्टन दिस क्लास अकर्स, तो ये बेसिकली होगी इसके इतने पैरामीटर्स। ओके, यू कैन सिंपली इग्नोर this value. We can just count the relative frequencies in the corpus. ये वो बात आ गई कि हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। हम बेसिकली ये कर सकते हैं जी कि हम काउंट ले सकते हैं, could only estimated if a very very large number of training examples was available। ठीक है, ये भी आपको जो है वो जेन में रखना है। लेकिन हमने इसका एक याद कीजिए, इसका एक सिंप्लीफिकेशन निकाली थी जिसको क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि सिर्फ जो आउटकम होगा वो डिपेंड करेगा सेकंड लास्ट जो वैल्यू होगी उसके ऊपर,
याद कीजिए, वन लास्ट वैल्यू वन प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। तो वो मार्कov मॉडल याद है किसी को? यस सर याद है। खामोशी छा गई क्लास में। सर याद है। ओके गुड बेटा, मुझे आगे से फीडबैक प्लीज दे दिया करें सर वो ताकि एक प्रीवियस वैल्यू पिक करता था ना, मार्कअप नहीं बोला था कि जी वन प्रीवियस पे प्रीवियस, सिर्फ है, हाँ जी वन ज्यादा प्रीवियस, ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल बेटा। तो वही बात यस यहाँ सर। पर भी हो रही है, रिपीट नोट कीजिएगा, ये भी बात वहीं पे जाएगी। तो कहीं पे कोई क्वेश्चन हो बेटा मुझे बता दीजिएगा। तो फिर वही बात आ गई मार्क ऑफ अच्छा अजम्पशंस सर। की। जी, बेस इंडिपेंडेंस अजम्पशन क्या होती है? वही बात है कि बैक ऑफ वर्ड अजम्पशन में अस्यूम दैट पोजीशन डज नॉट मैटर। ओके, बैक ऑफ वर्ड्स अजम्पशन याद कीजिए, लास्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाई भी थी जिसके अंदर इससे दो चार स्लाइड्स बैक पे अगर आप जाएं तो वो सारी चीजें बैक ऑफ वर्ड मॉडल भी उसमें दिखाया गया था। तो बैक ऑफ वर्ड अजम्पशन क्या होती है कि पोजीशन डज नॉट मैटर, वो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, इट डजंट मैटर। कंडीशन इंडिपेंडेंस क्या होती है? ये भी वही बात है कि फीचर प्रोबेबिलिटीज जो हैं, दैट इज कि कोई एक फीचर है एक्स आई, उसकी क्लास सी जे अगर आती है, दे आर इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास सी। तो अगर ये हो तो आप बेटा आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज होती हैं तो उनको क्या किया जाता है, आपस में सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर दी जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना, तो हम उन्हें एक दूसरे से जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स एक्स वन यानी फीचर वन की प्रोबेबिलिटी गिवन द सी क्लास फाइंड आउट की और उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर फीचर एक्स टू एक्स थ्री, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये है कंडीशनल इंडिपेंडेंस। कंडीशन जो है इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही निकाली जाती है। और नाइव बेस क्लासिफायर जो है बेटा नोट कीजिएगा, अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो वी कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस, जो कि अभी हमने बात इंडिपेंडेंस की है, तो हम उसको बेटा इसमें चेंज कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज द क्लास, वो उसकी प्रोबेबिलिटी लेके और तमाम जो इंडिविजुअल फीचर्स की प्रोबेबिलिटीज होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई हमने कर देना है। तो आपको ये पता है कि ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये वाला जो सारी टर्म है, ये वाली जिसमें इंडिविजुअल फीचर्स को बेसिकली हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको हम ये कैपिटल जो पाई है, ठीक है, इस सिंबल को यूज करके इस सारी टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ हुआ हुआ है। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये समझ लीजिए वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आपस में उनको मल्टीप्लाई किया था, और इसको बेसिकली हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास। ठीक है, जो वो क्लास है जिसको हम ढूंढ रहे हैं या हम जिसमें वो समझ लीजिए फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर हम, अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो फिर हम उन सब का मैक्सिमम लेंगे और जो भी वो होगा वो हमारी नाइव बेस क्लास होगी। एन बी स्टैंड्स फॉर नाइव बेस। नाइव बेस ये क्लासिफायर है। ओके, ये क्लासिफाई ही कर रहा है, गौर से देखिएगा, हम बेटा क्लास को ढूंढ रहे हैं, हम क्लास को डिटरमिन कर रहे हैं। तो वो चीज बेटा जो क्लास को डिटरमिन करती है, बताती है, उसको क्लासिकली हम कहते हैं वो क्लासिफायर है। ठीक है, वो हमारा क्लासिफायर कहलाता है। तो ये जो सी एन बी है, ये समझ लीजिए क्लास यूजिंग नाइव बेस, ये क्लासिफायर है, और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। ठीक है, ये आपके सामने वी विल डू एग्जाम्पल ताकि आपको ये आइडिया भी समझ आ जाए। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो ओके, सर क्लियर। ऑलराइट, गुड। तो how to apply this multinomial naive Bayes classifier to text classification, वही बात है कि हम इसको टेक्स्ट पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पोजीशंस जो हैं, हम इसको कहते हैं द ऑल वर्ड पोजीशंस इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो है वो पोजीशंस है हमारी। यानी कोई भी वर्ड है, अगर उसकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी पोजीशन है वो उसको किसी जगह नोट कर लें, तमाम पोजीशंस को, और उसके बाद क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, अगेन वही फॉर्मूला बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ ईच फीचर। ये जो आई है बेटा वो पोजीशंस को डिपेंड करता है, सॉरी डिपेंड नहीं करता, जो पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फीचर एट पोजीशन आई गिवन सी क्लास, और इसकी तमाम जो फीचर जितने होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जी,
और हम फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दी नाइव बेस classification for the class. Okay. So अब आते हैं जी लर्निंग की तरफ। ये लर्न कैसे करता है, ये बेसिकली अब हमने ये देखना है कि वो लर्निंग वाला पार्ट जो है वो क्लासिफायर के अंदर कैसे हो रहा था। तो लर्निंग द मल्टीनोमियल नाइव बेस्ड मॉडल फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, MLE को यूज करेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। याद कीजिएगा ये भी हमने वर्ड को देखा था जब हमने आई थिंक लैंग्वेज मॉडल्स में ये सारी चीजें, लैंग्वेज मॉडल का पार्ट वो था जिसमें हमने स्टैट्स को आई थिंक काफी इलेबोरेट किया था। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यूज द फ्रीक्वेंसीज इन द डेटा, काउंटिंग यूज कर लें जी। फ्रीक्वेंसी होती है काउंटिंग कितनी आई है। तो ये देखिएगा क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी ऑफ ए क्लास क्या होगी, डॉक्यूमेंट काउंट हम करेंगे जिसमें जो उन तमाम जो लेंगे डॉक्यूमेंट्स जिनकी क्लास वही हो जो हम डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे बेटा उनको टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो अगर हम इसको, ये तो है क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। क्या जाहिर है हमें दो चीजें चाहिए, हमें ये इसको मल्टीप्लाई कर बेटा हमने करना है इन दोनों को नाइव बेस के अंदर। याद कीजिए जो हम फॉर्मूला ये सारे देख रहे हैं, तो गौर से देखिएगा, एक चीज हमें ये चीज चाहिए दूसरी चीज बेटा हमें ये चीज चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट काउंट कर लेंगे, यानी हम काउंटिंग फ्रीक्वेंसी देख लेंगे कितनी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वही है जिसको हम देख रहे हैं। सॉरी, क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं, हम उनकी क्लास जो है वो वही है जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस क्लास से बिलोंग करती हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और वर्ड गिवन दैट क्लास जो है अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहें, ये वही है, ये नोट कीजिएगा, ये हमने फॉर्मूला भी देखा हुआ है। काउंट करेंगे हाँ जी हम वर्ड कॉमा क्लास जो आ रही है दोनों, यानी वो वर्ड उस क्लास में अगर आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे ओवर तमाम वर्ड्स की क्लासेस के साथ, ठीक है। तो ये सम जो है इट मीन्स कि जितने भी वर्ड्स हैं उनकी जो भी क्लासेस हैं, टोटल जो भी काउंट है उनका, उसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें। सो ये नोट कीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो अपर पार्ट है दिस इज फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स द वर्ड WI अपीयर्स, एंड ये जो पार्ट है अमंग ऑल वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट ऑफ टॉपिक, जिनकी जो टॉपिक है या क्लास है वो CJ है, ऑल वर्ड्स की, ठीक है। यहाँ नोट कीजिएगा W जो है उसके साथ I नहीं है, J नहीं है। इट मीन्स ऑल द वर्ड्स जो कि इस क्लास में हैं उनको काउंट कर लें और वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और उसको डिवाइड कर दें, सॉरी, और उसका जो न्यूमरेटर होगा वो होगा कि हम कोई ख़ास वर्ड को जिसको जिसको हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी लेके उसको टोटल वर्ड्स पे कर देंगे, ठीक है जी। तो दिस क्रिएट, ये करेंगे क्या जी, हम इसको हम एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाएंगे इस काम को करने के लिए, और बाय कॉन्कैटिनेटिंग ऑल डॉक्स, ताकि वो हम जाहिर है हमने ये वाला जो काउंट लेना है तमाम वर्ड्स का, ये मुमकिन नहीं होगा कि इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हों। आसानी के लिए एक बना लें, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना लें और जो W की जो फ्रीक्वेंसी होगी इस बड़े डॉक्यूमेंट में उसको यहाँ पर यूज कर लें, ओके। The problem with MLE, या most likelihood estimate, we have seen that if there are no training documents with the word, let's say कोई एक word ले लें, कोई एक word है जैसे यहाँ fantastic एग्जाम्पल हुई हुई है, तो क्लासिफाई क्या होगा फिर अगर कोई पॉजिटिव लेट्स से थम्स अप है, तो वो किस तरह से उसको जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी, आपको पता है कि जो चीज़ काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, हम इसको भी बहुत डिटेल में देख चुके हैं। और इसी के लिए याद कीजिएगा हमने फिर क्या किया था, काउंटिंग को, काउंटिंग वाला जो प्रॉब्लम था जिसे लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, हमने उसमें क्या किया था बेटा, फिर जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की थी वो जीरो थी, तो उसका उसका नुकसान क्या था कि प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, जीरो आती है हमेशा। तो जी सर। क्या किया था हमने, सर उसको स्मूथ किया था उन एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटीज को। एग्जैक्टली फिर हमें उसमें ऐड करने पड़ते हैं। हमने ऐड 1 भी किया, फिर हमने और भी मॉडल भी किया देखे। था। तो हमें बेटा यहाँ पर भी नोट कीजिएगा वही प्रॉब्लम आती है कि लेट्स से
probability of fantastic given positive के लेट्स से कि हम ये जज करना चाहते हैं कि फैंटास्टिक जहां भी होगा ना, इसका मतलब है कि कोई बंदा इसको अप्रिशिएट कर रहा है, यानी ये कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ फैंटास्टिक कॉमा पॉजिटिव, और हमें ये पता चल गया जनाब ये 0 है जी, फैंटास्टिक कहीं आया ही नहीं। तो ओवर काउंट ऑफ ऑल द वर्ड्स जो कि पॉजिटिव में हैं तो वो 0 आएगा। तो 0 probabilities cannot be conditioned away no matter the other evidence, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, जब एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी ही 0 है तो उस केसेस में फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी आर राइट हियर एट दिस पार्ट कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई करेंगे हम द मल्टीप्लिकेटिव जो भी प्रोडक्ट आएगा इन तमाम इंडिविजुअल फीचर्स का। तो वही बात आगे बेटा, स्मूथिंग आगे नाइव बेस में भी वो अप्लाई होती है, लप्लास स्मूथिंग एड 1। और ये नोट कीजिएगा, ये आपको पता ही होगा कि ये हमने इसको एड 1 कैसे किया था। दिस ये नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो ये है, लेकिन जब आप इसमें लप्लास स्मूथिंग करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। याद है? जी सर याद है। जी बेटा। और याद कीजिएगा ये एक्चुअली इसमें हमें वोकैबुलरी को ऐड करना पड़ता है। ये जो है याद कीजिएगा, ये मैं आपको बार बार जिसे कहते हैं समझा रहा था कि ये लैम्डा इंटू वी है, और यहाँ पर एक्चुअली हमने लैम्डा जो लिया हुआ है वो है 1, क्योंकि हम 1 की स्मूथिंग कर रहे हैं। तो बेटा जब आप 1 को वी से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट वी। तो दिस इज दी जिसे कहते हैं लप्लास स्मूथ नाइफ बेस। अगर कोई ऐसा कहीं आ गया है, इसका मतलब है कि जो बाकी के स्मूथिंग मॉडल्स हैं उनको भी आप नाइफ बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी। तो फॉर ट्रेनिंग कॉर्पस हम करेंगे क्या, लेट्स सी दिस, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ओके इसको अप्लाई कैसे करेंगे फॉर द ट्रेनिंग कॉर्पस एक्सट्रैक्ट वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी उसमें से जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लें। वोकैबुलरी क्या होती है? नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स इन द कॉर्पस। यस एग्जैक्टली, हर डिस्टिंक्ट या यूनिक वर्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। आप बेटा कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड या यूनिक वर्ड्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, हम पीसी जो टर्म्स हैं उनको हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास, और एक जगह क्लास की प्रोबेबिलिटी है उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर है याद कीजिएगा राइट हैंड साइड पे जब हम वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होंगे गिवन क्लास। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, फॉर ईच सी जे इन सी, ये एक लूप है। और नोट कीजिएगा वो, ये हम बेटा ये फॉर्मूला देख चुके हैं प्रीवियसली, एक स्लाइड पहले, एक दो स्लाइड पहले। तो हमने हर क्लास के लिए जो ये प्रोबेबिलिटी सी निकालनी होती है, गौर से देखिएगा, वो ये है कि ऑल डॉक्स विद क्लास सी जे जो है वो डॉक्स में आ जाती हैं। लेट्स से यहाँ पर तो आपको याद होगा कि ऊपर डॉक्स ऑफ जे को हम डिवाइड कर देंगे ओवर टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जे जो है वो, ये जो भी क्लास है, जो भी है वो पर्टिकुलर क्लास, वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ओके ओके बेटा, लेस देन 1 मिनट का मैसेज आ गया, प्लीज इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। ओके सर।